नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKDC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 11 लेकर के आए हैं। पार्ट 11 के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। ठीक है, इससे संबंधित कुछ रिलेशंस जो है हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटर पिच YC इक्वल टू Z+2 डिवाइडेड बाई P हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कम्यूटेटर पिच निकाल सकते हैं। वेयर Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है, और P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। फिर बैक पिच YB इक्वल टू YC प्लस M हो जाएगा, और फ्रंट पिच YF इक्वल टू YC माइनस M हो जाएगा। ठीक है, जहाँ M क्या है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है। क्लियर? ठीक है, अगर m का वैल्यू 1 रखते हैं तो वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा, m का वैल्यू 2 रखते हैं तो वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा, और m का वैल्यू 3 रखते हैं तो वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा, एंड सो ऑन। लेकिन वाइंडिंग सिंप्लेक्स हो, डुप्लेक्स हो, ट्रिप्लेक्स हो, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, हम नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स को कांस्टेंट मान रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ गए। अब ये दोनों रिलेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप YB माइनस YF इक्वल टू 2M लिख सकते हैं, और इस रिलेशन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप लिख सकते हैं YB इक्वल टू YF प्लस 2M। ठीक है, जहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि YB इज़ ग्रेटर देन YF हो रहा है, अर्थात यहाँ पे हमारा बैक पिच बड़ा हो रहा है, फ्रंट पिच छोटा हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू 2 इंटू M हो जाएगा, और नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 2 हो जाएगा। ब्रश विड्थ इक्वल टू M इंटू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा, अर्थात कम्यूटेटर सेगमेंट का विड्थ में आप M गुना कर देंगे, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर गुना कर देंगे तो आपको ब्रश विड्थ प्राप्त हो जाएगा। और आर्मेचर करंट M इंटू IA होगा, और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज VA बाय M होगा, अर्थात हमारा क्या होगा, ठीक है, आर्मेचर करंट यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा और आपका आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज आपका घटेगा। ये अब हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि ये सब सारा जो रिलेशंस है वो मल्टीप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग से संबंधित है। अब यही सब रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग का जो है रिलेशन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए हम लोग M इक्वल टू 1 प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से कम्यूटेटर पिच जो है YC इक्वल टू Z+2 डिवाइडेड बाई P लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ लिखे थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैक पिच YB इक्वल टू YC प्लस 1 हो जाएगा, और फ्रंट पिच YF इक्वल टू YC माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात अगर आप यहाँ बैक पिच YB निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा फ्रंट पिच प्लस 2 हो जाएगा, यानी YB इक्वल टू YF प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि आपका YB इज ग्रेटर देन YF, यानी बैक पिच बड़ा हो रहा है, फ्रंट पिच छोटा हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 होगा, और नंबर ऑफ ब्रशेस भी 2 होगा, चाहे पोल का संख्या कुछ भी हो। ठीक है, फिर ब्रश विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा। चूंकि M का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे ब्रश विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट हो जाएगा, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट का जितना विड्थ होगा उतना ही विड्थ ब्रश का होगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ देखेंगे, नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स SSC। तो यहाँ आर्मेचर पर जितने स्लॉट्स होंगे उतना ही कम्यूटेटर पर सेगमेंट होगा, और उतना ही जो है आर्मेचर वाइंडिंग पर कॉइल्स होगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जब हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स जो है वो ऑड होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि हम लोग यहाँ प्रोग्रेसिव वर्ड यूज़ किए हैं। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का मतलब होता है जो कॉइल्स का प्रोसेस होगा, ठीक है, कॉइल्स जो आगे बढ़ेगा वाइंडिंग में वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ कॉइल्स जो है आगे बढ़ते हुए वाइंडिंग पूरा होगा। तो इस तरह के वाइंडिंग को हम लोग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये सब रिलेशंस सब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग से संबंधित जो है, ठीक है, लिया गया है, या फिर ये सब रिलेशंस जो है वो प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के रिगार्डिंग लिया गया है। अब ये सब रिलेशंस में क्या करना है, ठीक है, कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ लेस देन कर दीजिए, तो आपको रिवर्स साइन का कंसेप्ट प्राप्त होगा। और यदि आप रिवर्स साइन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ये सब रिलेशंस में तो आपका वाइंडिंग हो जाएगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, जहाँ कॉइल्स का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अब हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस कंसीडर करेंगे जिसके लिए सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मान रहे हैं कि आर्मेचर पर जो स्लॉट्स है, ठीक है, वो 11 है और पोल का संख्या 4 है, और इसके लिए सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग हम लोगों को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैलकुलेशंस।
नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स 11 है, पोल का संख्या 4 है, इसलिए नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स भी 11 होगा और नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स भी 11 होगा। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जेड जो है वो 11 गुना 2 कर लीजिए, जो 22 आएगा। 11 स्लॉट्स है और प्रत्येक स्लॉट पर 2-2 कंडक्टर डाला हुआ है, तो इस तरह से कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आपका 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर कम्यूटेटर पिच वाई सी इक्वल टू जेड प्लस 2 बाई पी कर लीजिए, जेड का वैल्यू 22 पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो कम्यूटेटर पिच वाई सी इक्वल टू 6 आएगा। फिर बैक पिच वाई बी इक्वल टू वाई सी प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे तो आपका बैक पिच वाई बी, ठीक है, 7 आ जाएगा। और फ्रंट पिच वाई एफ इक्वल टू वाई सी माइनस 1 करके सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कम्यूटेटर पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच जो है सब कुछ कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कॉइल्स किस तरह से फॉर्म किया जाएगा और कॉइल्स के लिए कौन कौन सा कंडक्टर्स का जो है सिलेक्शन आपको करना है, कौन कौन सा कम्यूटेटर सेगमेंट्स का आपका सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपका वाई बी बैक पिच है और वाई एफ आपका फ्रंट पिच है। तो अभी देख लिए वाई बी आपका 7 है और इस 7 को मेंटेन करने के लिए टॉप कंडक्टर 1 के साथ बॉटम कंडक्टर आप 8 ले सकते हैं, तो 8 माइनस 1 7 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका वाई बी इक्वल टू 7 आपका यहाँ पे मेंटेन है। फिर देखिए यहाँ कंडक्टर संख्या 8 के बाद आप अगला कंडक्टर टॉप कंडक्टर लीजिएगा तो 13 ले लीजिए, ठीक है। अगला टॉप कंडक्टर 13 लीजिएगा तो फिर 13 माइनस 8 करके जो आपका फ्रंट पिच वाई एफ है वो 5 आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से 7-5 के जो है ऑर्डर में आपको जो है गैप लिए हैं, जो आपका बैक पिच और फ्रंट पिच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इस हिसाब से देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे 13 ले लिए आप, ये कंडक्टर संख्या 13 है, ये गैप आपको 7 मेंटेन करना है, तो 13 प्लस 7 यानी अगला कंडक्टर 20 हो जाएगा। और फिर देखिए इस 20 के बाद जो है आपको गैप 5 मेंटेन करना है, यानी 20 प्लस 5 यानी अगला कंडक्टर आपका 25 हो जाएगा। लेकिन चूंकि टोटल कंडक्टर्स 22 ही है और यहाँ आपका 25 का ऑप्शन आ रहा है, तो इस स्थिति पर क्या करेंगे, तो देखिए ये 21-22, इसको आप 23-24 कह सकते हैं, इसको 25-26 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 जो है, ठीक है, वो 25 को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ 3 हो रहा है, आगे गैप आपका 7 मेंटेन करना है, तो 3 प्लस 7 यानी अगला कंडक्टर 10 हो जाएगा। और यहाँ 10 आ गया और फिर गैप आपको 5 मेंटेन करना है, तो इस तरह से अगला कंडक्टर कितना होगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग, ठीक है, जो है यहाँ पे ए बी सी लेकर के जो है के तक 11 कॉइल्स बनाए हैं और उसके लिए क्या क्या कंडक्टर्स का जो है सिलेक्शन करना है वो यहाँ पे बना करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए कम्यूटेटर पिच वाई सी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक में दिखा देते हैं कि जैसे आप एक मान लीजिए कॉइल ए है, उसका एक टर्मिनल सेगमेंट 1 पर आ रहा है तो दूसरा टर्मिनल सेगमेंट 7 पर आ रहा है, तो 7 माइनस 1 कीजिएगा तो ये आपका 6 मेंटेन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सब जगह जो है कम्यूटेटर पिच जो है वाई सी इक्वल टू 6 आपका मेंटेन है। तो इस तरह से कंडक्टर्स का सिलेक्शन करके, इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट का सिलेक्शन करके आप जो है ए बी सी से लेकर के तक जो है 11 कॉइल्स आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ कम्यूटेटर बनाया हुआ है जिसमें कितना सेगमेंट आपको 11 ही रखना है, लेकिन कहीं 12, 13, 14, 15, 16, 17 आता है तो इसको किस तरह से समझेंगे, तो जो 11 के बाद 12 यानी यदि कहीं 12 आता है तो उसको सेगमेंट 1 समझा जाएगा, कहीं 13 आता है तो उसको सेगमेंट 2 समझा जाएगा, कहीं 14 आता है तो उसको सेगमेंट 3 समझा जाएगा, इसी तरह से कहीं 17 आता है तो उसको सेगमेंट 6 समझा जाएगा। ये आपका सेक्शनल व्यू में आर्मेचर कोर है, ठीक है, जिसमें 11 स्लॉट्स पर 22 कंडक्टर जो है टॉप और बॉटम फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। कंडक्टर्स को आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये गोल पार्ट आप कंडक्टर का देख रहे हैं, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो कंडक्टर्स क्या लंबा है। तो चूंकि ये सेक्शनल व्यू है इसलिए कंडक्टर्स गोल गोल दिख रहा है, बट कंडक्टर्स क्या है, लंबा है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे 11 स्लॉट्स पर 22 कंडक्टर को अरेंज किया गया है टॉप और बॉटम के फॉर्मेट में, और इस तरह से आपको यहाँ पे डबल लेयर जो है वाइंडिंग आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्रॉस और डॉट का जो है सिंबल यूज़ किया है, तो उसको कैसे समझना है, तो उसके लिए हम लोग जो है एक छोटा सा जनरेटर का स्वरूप यहाँ पे कंसीडर किए हैं, ठीक है, जहाँ आप आर्मेचर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और आर्मेचर पर 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस कंडक्टर के लिए अगर आप इस पॉइंट पर मोशन देखेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन है आर्मेचर का, तो इस पॉइंट पर मोशन आपको अपवर्ड मिलेगा और इस पॉइंट पर मोशन आपको डाउनवर्ड मिलेगा। अब हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये है, इस कंडक्टर के लिए अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऐसे है, अब मोशन आपको इधर मिल रहा है तो करंट क्या होगा, भीतर की ओर जाएगा, भीतर की ओर जाने वाले करंट को क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। और फिर देख लीजिए इस जगह पर हम आते हैं, इस कंडक्टर पर आते हैं, तो ये देखिए फ्लक्स ये है, मोशन इधर है, तो करंट आपका बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आने वाला करंट को डॉट से दिखाते हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन अगर आप कंसीडर करते हैं तो नॉर्थ पोल के पास आपको क्रॉस का कंसेप्ट मिलता है, साउथ पोल के पास आपको डॉट का कंसेप्ट मिलता है। तो ये देख लीजिए मशीन का 4 पोल,
ये नॉर्थ साउथ, और इधर आप देखिएगा तो इधर हम नॉर्थ लिए हैं यहाँ पे और साउथ लिए हैं। देखिए ये नॉर्थ साउथ 4 पोल दिखा दिए हैं। अब देख लीजिए हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है उसको भी यहाँ पे क्लॉकवाइज लिए हुए हैं। इन दैट केस क्या होगा, नॉर्थ के संपर्क में मान लीजिए ये 3 स्लॉट है तो इस पर क्रॉस लिया गया है, और ये साउथ के संपर्क में मान लीजिए ये सब स्लॉट आ रहा है तो उसमें डॉट लिया गया है। तो इस तरह से जो है डॉट और क्रॉस यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लिए हैं एज पर द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इसमें डॉट और क्रॉस नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ जो है किस तरह से डॉट और क्रॉस आपको लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉइल ए को बना के दिखाते हैं। कॉइल ए के लिए कंडक्टर, टॉप कंडक्टर 1 और बॉटम कंडक्टर 8 आपको लेना है। तो ये देख लीजिए, ये रेडियल फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये टॉप कंडक्टर 1 और बॉटम कंडक्टर 8, इसको मिला करके कॉइल ए बन रहा है। और देखिए इसका एक टर्मिनल जा रहा है सेगमेंट 1 पर, दूसरा टर्मिनल जा रहा है सेगमेंट 7 पर। तो ये देख लीजिए, एक टर्मिनल सेगमेंट 1 पर, दूसरा टर्मिनल सेगमेंट 7 पर जा रहा है। इस तरह से कॉइल ए बन गया है रेडियल फॉर्म में। ठीक है, कॉइल यहाँ तो ऐसे ही दिखाए हैं, एक्चुअली इस तरह से कनेक्शन है, और यहाँ रेडियल फॉर्म में आप दिखा रहे हैं। यार ये पीछे जो देख रहे हैं ये बैक कनेक्शन से एक्चुअली। ठीक है, उसी तरह से देखिए कॉइल बी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कंडक्टर संख्या 13 के साथ कंडक्टर संख्या आपको 20 लेना है। ठीक है, कंडक्टर संख्या 13 और 20 को मिला करके आप कॉइल बी बनाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग कॉइल बी बनाएंगे तो यहाँ देख लीजिए 13, कंडक्टर संख्या 13, और ये देखिए आपका 20। ठीक है, 13 आपका टॉप कंडक्टर है, 20 आपका बॉटम कंडक्टर है, इसको मिला करके कॉइल बी बना हुआ है। ठीक है, और देख लीजिए कॉइल बी का जो कनेक्शन है कम्यूटेटर के साथ वो कहाँ कहाँ है, सेगमेंट 7 और सेगमेंट 2 पर है। तो ये देख लीजिए इसका कनेक्शन देखिए कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका सेगमेंट 7 पर जा रहा है, और इधर से सेगमेंट 2 पर जा रहा है। 7 और 2 पर कनेक्शन हो गया। और अब देख लेते हैं अंतिम कॉइल के जो है वो किस तरह से आपका होता है। अंतिम कॉइल यानी 11वां कॉइल के जो है वो किस तरह से होता है, उसके लिए आपको कंडक्टर संख्या लेना है 11 और 18। तो ये देख लीजिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला 11 और ये है 18, 11 टॉप कंडक्टर, ये आपका 18 बॉटम कंडक्टर, ये दोनों को मिला करके कॉइल के बना हुआ है। और कॉइल के का एक टर्मिनल तो जाएगा कहाँ पे, सेगमेंट 6 पर जाएगा। तो ये देखिए सेगमेंट 6 पर आया है, और दूसरा जो टर्मिनल जाएगा वो यहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा, 1 पर। इस तरह से जहाँ से आप वाइंडिंग शुरू किए थे उसी पर आकर के वाइंडिंग एंड करता है, और इस तरह से आपको एक क्लोज्ड वाइंडिंग आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ देखिए गिवन कॉइल्स के पैटर्न को यूज़ करते हुए, ठीक है, हम लोग यहाँ आर्मेचर पर रेडियल फॉर्म में 11 कॉइल्स जो है बनाए हैं, और उसके लिए हम लोग क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट किए हैं, यानी कॉइल्स का प्रोग्रेस जो है वो क्लॉकवाइज हुआ है, इसलिए वाइंडिंग आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुआ था उसी जगह वाइंडिंग एंड होता है, और इस तरह से आपको एक क्लोज्ड वाइंडिंग प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें सारे कॉइल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट है थ्रू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कॉइल सीरीज में भी है और आपका कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्शन भी जो है सबका बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको क्लोज्ड वाइंडिंग प्राप्त हो गया। ठीक है, किस तरह से कंडक्टर्स पर डॉट और क्रॉस लेना है, ठीक है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के आधार पर यहाँ पे डॉट और क्रॉस का जो है कंसेप्ट लिया गया है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए 4 पोल है, नॉर्थ साउथ 4 पोल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 11 स्लॉट्स है, आर्मेचर पर 11 स्लॉट्स है। तो हम मान रहे हैं इस नॉर्थ के लिए ये 3 स्लॉट कवर हो रहा है, और इस साउथ के लिए 3 स्लॉट कवर हो रहा है। तो इस तरह से 6 स्लॉट आप जो है कवर कर लिए। अब आपका 2 इधर जो पोल बच रहा है उसके लिए आपका 5 स्लॉट हो रहा है, अर्थात ये दोनों पोल के लिए 2.5 स्लॉट जो है यहाँ पे जो है बंटवारा होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ जो साउथ है उसके लिए यहाँ पे तो डॉट डॉट यूज हुआ है, यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, और ये जो नॉर्थ है उसके लिए यहाँ क्रॉस क्रॉस यूज हुआ है। लेकिन ये जो स्लॉट है इस स्लॉट पर इस साउथ का भी इफेक्ट होगा और इस नॉर्थ का भी इफेक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों का इफेक्ट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ डॉट और क्रॉस आपको लेना है इस हाइब्रिड स्लॉट पर। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, ऊपर वाला कंडक्टर की बात करेंगे, तो उसका संबंध कॉइल एफ से है, और कॉइल एफ का एक साइड में क्रॉस हो चुका है, तो इसलिए अगला साइड जो है यहाँ पे डॉट होगा, क्योंकि कोई भी कॉइल का जो एक साइड डॉट होता है तो अगला साइड क्रॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉइल एफ का एक साइड आपका क्रॉस है तो निश्चित रूप से दूसरा साइड आपका डॉट होगा, और इस तरह से यहाँ पे आपको डॉट लेना है। फिर देखिए जो नीचे वाला कंडक्टर है उसका संबंध है कॉइल के से, और कॉइल के का
एक साइड आपको डॉट मिल चुका है तो निश्चित रूप से अगला साइड आपका क्रॉस होगा। तो इस तरह से हम लोग जो ये हाइब्रिड स्लॉट बन रहा है जिस पर ये साउथ और ये नॉर्थ दोनों का इफेक्ट रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंडक्टर्स पर डॉट और क्रॉस किस तरह से लेना है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जो आपका स्लॉट है इसको आप हाइब्रिड स्लॉट बोल सकते हो, जिस पर ये दोनों पोल्स का जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो मैग्नेटिक न्यूट्रलिटी आपको प्राप्त होगा। कहने का मतलब इस साउथ का इस नॉर्थ का जो है बराबर इफेक्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस जो है आपको क्रिएट होगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे, MNA कहेंगे। और साउथ और नॉर्थ का बराबर इफेक्ट यहाँ पे होने की वजह से, ठीक है, ये जो दो कंडक्टर्स है इस पर कोई EMF नहीं आएगा। हालांकि करंट रहेगा, ये दोनों कंडक्टर पर करंट आपको मिलेगा, बट EMF 0 होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, वहाँ हम लोग ब्रश लेंगे। तो देखिए हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये कनेक्शन पॉइंट पर हम देखेंगे तो इधर अगर आप जाते हैं तो क्रॉस मिल रहा है, इधर भी जाएंगे तो आपको क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, करंट भीतर घुस रहा है। इन दैट केस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ करंट आउटवर्ड होगा, यहाँ करंट आउटवर्ड होगा। तो ये दोनों साइड से आपको करंट का डायरेक्शन सेम मिल रहा है, इसलिए ये सेगमेंट 1 जो है उस पर आप ब्रश लें, जिसको हम लोग A कह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरह से यहाँ आउटवर्ड है, इसका मतलब यहाँ करंट यहाँ रिसीव करेगा, इसलिए एज ए जनरेटर ये जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रश A है उस पर आपको नेगेटिव टर्मिनल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से देखिए सेगमेंट 9 पर देखिए ये जो कनेक्शन पॉइंट है वो देखिए एक साइड डॉट से मिल रहा है और अगला साइड भी डॉट से मिल रहा है। तो इस तरह से डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड करंट, तो यहाँ भी आउटवर्ड करंट होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी आउटवर्ड करंट हो रहा है और यहाँ भी आउटवर्ड करंट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से आपको करंट इस डायरेक्शन पर मिलेगा और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन पर मिलेगा। तो ये देखिए ये जो कनेक्शन पॉइंट है वहाँ भी आपको दोनों साइड से करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है। तो इस तरह से सेगमेंट 9 जो है वहाँ पे ब्रश पोजीशन आपको मिलेगा। तो यहाँ सेगमेंट 9 पर ब्रश ले लीजिए, जिसको हम ब्रश B कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए करंट इस तरह से आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से करंट यहाँ पे आउट होगा और एज ए जनरेटर जहाँ से करंट आउट होता है उसको आप प्लस टर्मिनल ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस टर्मिनल निर्धारित हो गया, जिस पर आप जनरेटर का लोड जो है यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रश A का संबंध किस कॉइल से है, तो ब्रश A का संबंध अगर आप देखिएगा तो इस कनेक्शन पॉइंट के लिए आप आ जाइए, तो इधर से आपको कॉइल K हो रहा है और इधर से आपका कॉइल A हो रहा है। तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे ब्रश A के लिए कॉइल्स A और K जो है कंसिडर हो रहा है। फिर देखिए ब्रश B के लिए ये कनेक्शन पॉइंट है, तो इसके लिए आपका कॉइल देखना है, तो इधर से आप जाएंगे F पर जाएंगे और इधर से जाएंगे तो आप जाएंगे किस पर जाएंगे, तो E पर जाएंगे। तो इस तरह से ब्रश B जो है उसका संबंध कॉइल, ठीक है, F और E से है। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर नॉर्मल कॉइल होता है, ठीक है, कोई नॉर्मल कॉइल है, ठीक है, हम हाइब्रिड स्लॉट को छोड़ते हुए बात कर रहे हैं। कोई नॉर्मल कॉइल है उस पर मान लीजिए एक साइड जो है E/2 है तो अगला साइड E/2 यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट रहता है, क्योंकि इस पर मान लीजिए नॉर्थ का इफेक्ट है तो इसमें साउथ का इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से E/2 भी यहाँ भी E/2 यहाँ भी E/2 होगा, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स रहता है। इन दैट केस टोटल EMF E मिलेगा। ये एक चीज़ मान रहे हैं नॉर्मल कॉइल के लिए, जिसमें हाइब्रिड स्लॉट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब हम कॉइल्स K और F की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ देखिए कि इसका एक साइड तो आपका EMF मिलता है E/2, लेकिन अगला साइड जो ये है ये आपका आ जाता है, किस में आ जाता है, तो हाइब्रिड स्लॉट पर आ जाता है, MNA पर आ जाता है, इसलिए इस साइड पर आपका EMF 0 होता है। फाइनली, ठीक है, जो कॉइल्स K और F है जिसका संबंध हाइब्रिड स्लॉट से है, उसका जो EMF आपको टर्मिनल पर प्राप्त होगा वो E/2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कॉइल पर EMF आपको E मिल रहा है, ठीक है, टर्मिनल पर EMF E मिल रहा है, लेकिन अगर वह कॉइल, ठीक है, जिसका संबंध हाइब्रिड स्लॉट से है उसका जो EMF होगा, ठीक है, टर्मिनल पर वो आधा होता है, E/2 होता है। तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि ये वाइंडिंग देखिए क्लोइड वाइंडिंग बनाए हैं हम, जिसमें 11 कॉइल्स दिखाए हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका A और K जहाँ मिलता है, कॉइल्स A और K जहाँ मिलता है वहाँ पे ब्रश A लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए A और K, ठीक है, कॉइल्स A और K जहाँ मिलता है वहाँ पे ब्रश A लिया गया है। और ब्रश देखिए ब्रश B के लिए देखिए आपको कॉइल्स E और F देखना है। तो देखिए कॉइल्स E और F जहाँ मिलता है, कॉइल्स E और F जहाँ मिलता है वहाँ ब्रश B लिया गया है, ठीक है। और देख लीजिए ब्रश B पॉजिटिव है तो ब्रश B के साथ यहाँ पॉजिटिव लेना है, और इस तरह से ब्रश A के साथ यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे 11 कॉइल्स तो है, ठीक है, और सारे कॉइल सीरीज में भी है और वाइंडिंग क्लोइड भी है, लेकिन
आपको यहाँ पे एक ब्रश ए मिलता है और यहाँ पे एक ब्रश बी मिलता है, और यहीं से टर्मिनल निकाल के आप लोड पर लोड सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए एक पैरेलल पाथ पर करंट आई है और दूसरे पैरेलल पाथ पर भी करंट आपका आई है, तो इस तरह से आपको आर्मेचर करंट इक्वल टू 2I मिलेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं एक कॉइल का EMF E है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 E, आपको लोड पर जो VA मिलेगा, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, वो 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तो 5 आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 6 कॉइल है, 1 2 3 4 5 6 कॉइल है। 6 कॉइल में क्या है कि 2 कॉइल पर आपको E/2 प्राप्त हो रहा है। मैंने बताया था कंसेप्ट कि ये जो हाइब्रिड स्लॉट है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी कॉइल्स होगा उस पर आपका EMF जो है E/2 रहेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ 6 कॉइल्स तो है, लेकिन 2 कॉइल्स पर जो है आपका EMF हाफ है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और ये दोनों मिला करके हाफ हाफ मिला करके 1, तो यहाँ भी आपको 5E ही मिल रहा है। तो दोनों पैरेलल पाथ पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, या EMF होगा, वो 5E वोल्ट मिलेगा। इस तरह से लोड को 5E वोल्ट मिलेगा, VA इक्वल टू 5E वोल्ट मिलेगा, और IA इक्वल टू 2I मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लिए कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज अधिक होता है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज अधिक होता है और सप्लाई करंट जो है आपका कम होता है, यानी आपको हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो DC सप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है, उस DC सप्लाई का प्रयोग आप जनरल DC पावर सप्लाई के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग लाइटिंग के लिए हो सकता है या बैटरी चार्जिंग के लिए हो सकता है। ठीक है, एक साइड 6 कॉइल है, एक साइड 5 कॉइल है, तो यहाँ पे आर्मेचर पर जो है मैकेनिकल अनबैलेंसिंग आपको प्राप्त होता है, और मैकेनिकल अनबैलेंसिंग प्राप्त होता है उसके कारण थोड़ा सा जो है आर्मेचर पर साउंड आएगा, वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि आर्मेचर पर कुछ एक्स्ट्रा कॉइल्स लेते हैं, जिसको हम लोग डमी कॉइल्स कहते हैं। ठीक है, और डमी कॉइल्स का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये जो पैरेलल पाथ है, ठीक है, इस पैरेलल पाथ पर जो है सारे पोल का इफेक्ट है, ये चारों पोल का इफेक्ट आपको इस पैरेलल पाथ पर मिल रहा है, और इस पैरेलल पाथ पर भी जो है चारों पोल्स का इफेक्ट मिल रहा है, और इस तरह से क्या होता है कि दोनों पैरेलल पाथ का EMF समान ही रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वलाइजर रिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लियर, और यहाँ एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि पोल का संख्या क्या है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 होता है और ब्रश भी 2 होता है, और इस तरह से जो है एक सिंप्लेक्स डबल लेयर प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए, ठीक है, पोल का संख्या क्या है कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है और ब्रशेस भी आपको 2 ही लगता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।